एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक से पहले हम लोग पार्ट 1 के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके रोल सारे के सारे डिस्कस करे हैं। लाइफ साइकिल भी उस वीडियो में डिस्कस्ड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से आप जाके रेफर कर सकते हैं और आप प्लेलिस्ट से जाकर भी वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं हमारे और ये वाले जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर दोनों कंबाइन करके आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है। तो ये सारे ही टॉपिक्स में से आपके कोई भी 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड फुल फ्लेज आपको क्वेश्चन आ सकता है 13 मार्क्स का। तो आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूछा है और प्रोजेक्ट मैनेजर पूछा है, उसके रोल्स पूछा है, लाइफ साइकिल पूछा है, तो आप उसको सिंपली उतना नहीं लिखेंगे जितना मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको पार्ट 1 के अंदर। तो इस टॉपिक्स के साथ आप उसको कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक्स क्या क्या हैं। सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल्स हैं, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके साथ अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आया 13 मार्क्स का तो आप उतना कॉन्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उतना इनफ नहीं रहेगा। तो आप ये वाला पार्ट भी उसमें मैंशन करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको एग्जैक्टली पूछा है तो आप इसको भी लिख देंगे और अगर नहीं पूछा आप तब भी मैंशन करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर का ही रोल है, ओके। तो ये वाला एक क्वेश्चन बनता है आपका। सेकंड वन इज योर इकोनॉमिक्स। अगर आपसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है तो आप उसमें इकोनॉमिक वाली एक्टिविटीज़ वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं और अगर आपको ये मेंशन किया गया है कि आपको बताना है तो फिर तो आप मेंशन करेंगे ही उसमें सारे पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद एक हमारा इसके साथ में ही टॉपिक आता है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज, कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस तरीके से प्रोडक्ट साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर ये आपको अलग तरीके से पूछा है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको पूरे पॉइंट्स मेंशन करने। अगर नहीं पूछा तो आप इसके कुछ पॉइंट्स को अपने सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मैंने बोला कि आप वो वाला जो पार्ट 1 है वो पढ़कर आए ताकि क्वेश्चंस आप उसके साथ कंबाइन करके पढ़ सकें, ठीक है। तो सेकंड चीज इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन ये है ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंजीनियरिंग के थ्रू भी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग आप एक्सप्लेन करें, तो आपको यही क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। ऑटोमेशन का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को पूछने के बाद उसमें आपको ऑटोमेशन भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपके पास कॉन्टेंट कम है लिखने के लिए तो ये सारी चीज़ें आप उसमें थोड़ी थोड़ी मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स हो गए, इसके चैलेंजेस हो गए एंड ये हमारे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हमारा एक अनदर क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही अगर आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पूछा है और आपने उसमें कंटेंट लिख दिया है और आपका कंटेंट कम है तो आप इस क्वेश्चन को भी मेंशन कर सकते हैं। ये फुल फ्लेज आपका क्वेश्चन 13 मार्क्स में आएगा। इसमें आपको 10 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं और ये भी मेरे हिसाब से 13 मार्क्स में इनफ नहीं रहेंगे। तो आपको पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी चीज़ें लाइफ साइकिल वाला एक्सप्लेन करके आप ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे तो आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड इसको जरूर देखना है आपने और इसको पीडीएफ को आपने जाकर दोबारा से रिव्यू करना है। हम एक एक पार्ट को अच्छे से देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। हमने देखा था प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कब हमारा स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, कब खत्म होगा, बीच में उसको मोटिवेट करना अपनी टीम को, क्या क्या रिसोर्सेज किसको मिलने वाले, सारा का सारा काम हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से उनके रोल को हमें डिस्कस करना है। फ्रॉम अ सिस्टम व्यू, a project manager's role involves overseeing various interconnected components द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो मतलब जितना भी मेरा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने तक, सक्सेसफुल होने तक जो भी सारा काम होता है वो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। हर फेज, हर स्टेज के अंदर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल रहता है। जितना भी हमारा सारे स्टेजेस हैं उसमें इंटरकनेक्शन रहता है कि डिज़ाइन वाले के साथ भी उनका काम होगा, उनका काम टेस्टिंग वाले के साथ भी होगा, रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी उनका काम होगा, फिजिबिलिटी चेक करने के अंदर उनका काम होगा एंड लास्ट में जो उनकी मेंटेनेंस रहते हैं उनके अंदर भी उसका काम होगा एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी काम होगा, ठीक है।
सबसे पहले आता है कि रोल वाला भी वही सेम पॉइंट्स है, और जो हमारे सिस्टम को व्यू करना, प्रोजेक्ट मैनेजर को किस तरह से व्यू करेंगे सिस्टम को, उसके अंदर में ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे एंड उसके अंदर मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया है, तो आपको पॉइंट्स में ही मेंशन करना है, क्योंकि पैराग्राफ्स आपके टीचर्स इतने अच्छे से नहीं पढ़ते। कई बार बच्चे बहुत अच्छा मेंशन करके आते हैं बट वो आपको कम मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से मेंशन करेंगे पॉइंट्स के अंदर तो आपकी क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो मैं एडवाइस करूंगी आप ऐसे ही करें। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट की डिफाइन करेंगे, क्या उसका स्कोप रहने वाला है। स्कोप के अंदर आपकी टाइमिंग्स आ जाती है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट आ जाती है। ठीक है, तो वो सारा मेंशन करेंगे आप। क्रिएटिंग डिटेल प्रोजेक्ट प्लान्स इंक्लूडिंग टाइमलाइंस, माइलस्टोन्स एंड रिसोर्स एलोकेशन, किस कौन सा आपके टीम में कौन सा पर्सन क्या काम करने वाला है, वो किस रिसोर्स के साथ काम करने वाला है, वो सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे आप। ठीक है, प्रॉपर एक प्लान बनेगा, टाइमलाइंस होंगी कि आपको इतने टाइम के अंदर डिज़ाइन कंप्लीट करके देना है, इतने टाइम के अंदर आपको कोडिंग कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ें। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क, और वो काम करते वक्त अगर आप किसी से कोडिंग करा रहे हैं और वो पर्सन अवेलेबल नहीं है एट पर्टिकुलर टाइम, या फिर वो बीमार है, तो वो ये भी एक तरीके का रिस्क है। तो उस टाइम पे कोडिंग कौन करेगा, तो आपके पास एक अल्टरनेट पर्सन होना ही चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट, जो भी आपका काम है उसको मैनेज कैसे करना है। असेंबलिंग अ प्रोजेक्ट टीम विद द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। अब ऐसा नहीं है आपके कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉयज हैं तो आप उनमें से किसी भी 10 एम्प्लॉयज को अपनी टीम के अंदर रख लेंगे, नहीं। जो स्किल जिसके अंदर है, जो डिजाइन के अंदर एक्सपर्टाइज है, आप उसको डिजाइनिंग का काम देंगे। जो कोडिंग के अंदर एक्सपर्टाइज है, आपको कोडिंग का काम देंगे। मे बी कोई बंदा कोडिंग भी कर सकता है एंड टेस्टिंग भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी स्पेशलाइजेशन है वो कोडिंग के अंदर ही है, वो बहुत फास्ट कोडिंग करता है, तो आप, और बहुत अच्छी कोडिंग करता है, उसके एरर्स कम आती हैं, बग्स कम आते हैं उसके कोड में, तो फिर आप उसको काम देंगे। ठीक है, असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी कि आप टेस्टिंग वाले के पास भी जाके कम्युनिकेट करो, आप डिजाइन वाले के पास भी करो, एंड आप मेंटेनेंस के अंदर भी काम करोगे। एक ही इंसान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो काम अच्छे से नहीं होगा। हर एक अपने टीम मेंबर को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है। ठीक है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट एंड मोटिवेशन टू कीप द टीम फोकस एंड प्रोडक्टिव। अब ऐसा नहीं होता कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम में काम कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और अगर आप कहीं इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं, तो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई डिफिकल्टी आती ही आती है, आप कोई ना कोई चैलेंज को फेस करते ही करते हैं। तो उस टाइम पे आपका कोई ना कोई लीडर होता है, कोई ना कोई आपका मैनेजर होगा जो भी आपको टीम को लीड कर रहा है। ठीक है, वो आपको गाइड करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तो वो सारी टीम को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, ताकि जो उनकी टीम है वो फोकसली और प्रोडक्टिवली, उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, उस के ड्यूरेशन में अच्छे से अपना उनसे काम लेती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए पिछली वीडियोस को। ठीक है, आप उसको 2x पर देख लें। ठीक है, लेकिन देख कर आए ताकि आपको वर्ड्स का मीनिंग क्लियर रहे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द एंगेजिंग विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग क्लाइंट, स्पॉन्सर्स एंड टीम मेंबर्स। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो किसी भी तरीके से मेरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स है, यूजर है, ठीक है, जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो है, चाहे वो स्पॉन्सर है, या फिर जिनसे मैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर वगैरह परचेज कर रही हूँ वो है। तो वो सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने का काम भी मेरा किसका होता है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर का ही होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, टाइम टू टाइम हमें क्या चेंजेस चाहिए उनके बारे में बात करता है, अपडेशन चाहिए उन चीज़ों के रिलेशन में बात करता है, एंड मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन एंड एड्रेसिंग एनी कंसर्न और इशू प्रमोटली। तो जो भी हमारा इशू आ रहा है, अगर मेरा स्टेक होल्डर है वो कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ इस तरीके से नहीं चाहिए, तो वो उनको उस चीज़ में इशू है उसके रिगार्डिंग बात करनी है, उनको जो भी एक्सपेक्टेशंस है उनके अकॉर्डिंग बात करनी है, उनको मैनेज करना है सब चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ रिस्क मैनेजमेंट। तो जो भी रिस्क आता है, किसी भी टाइप का रिस्क हो सकता है, चाहे आप सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर पा रहे, आपकी कॉस्ट का रिस्क हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिशियन का रिस्क हो सकता है, आपका पर्टिकुलरली हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, तो किसी भी टाइप का रिस्क हो सकता है। उन सब चीज़ों को मैनेज करना भी काम किसका होता है, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है आपकी पूरे के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट। ठीक है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है।
नेक्स्ट वन इज़ अ बजट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, कितने बजट के अंदर मेरा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो उनसे स्टेक होल्डर्स से हमने पैसे लिए हैं काम कराने के, वो हमारे 2 लाख है और जो हमारा बजट है वो ही 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे टीम मेंबर्स को भी पैसे देने हैं एंड मैंने जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वगैरह परचेज करे हैं उसकी भी कॉस्ट लगानी है। तो हमेशा हमें प्रॉफिट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें काम को लेके चलना है। ठीक है, मॉनिटरिंग project expenses and ensuring adheres to the budget, identifying cost saving opportunities and optimizing resource utilization। कम से कम चीज़ों में हमें यूटिलाइज करके अपनी कॉस्ट को, अपने क्वालिटी को देखते हुए हमें काम करना है, ताकि हमारे पास जितना भी बजट है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो जाए एंड हमें प्रॉफिट भी गेन हो। ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस, अब क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे बचाते रहे और बिल्कुल अपनी क्वालिटी जीरो दे दिए, तो ऐसा भी नहीं होगा, स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे आपके। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क्स for project deliverables, monitoring project performance and ensuring compliance with quality requirements, implementing quality assurance processes and conducting regular reviews and audits। टाइम टू टाइम आपको जाके चेक करना पड़ेगा अपने जो भी स्टेज हुई है। फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट्स अच्छे से ली, आपने उसको फिजिबिलिटी स्टडी किया, उसके बाद आपका डिज़ाइन फेज था एंड आपने डिज़ाइन फेज में प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके ही नहीं देखा कि हमारा किस तरह से डिज़ाइन हुआ है एंड वो जो डिज़ाइन था वो आगे नेक्स्ट स्टेज पर मूव किया, कोडिंग पे चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर फेज के अंदर जाकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैनेजर को देखना है कि जो वो मॉनिटर करेगा, हर चीज़ की परफॉर्मेंस को देखेगा, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मीट कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसे ही कोडिंग के टाइम पर भी वो देखेगा कि जो कोडिंग जिस टाइप की चाहिए थी, जिस टाइप से सामने दिखना चाहिए था, उस तरीके से हमें आउटपुट नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद चेंज मैनेजमेंट, मैनेजिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस एंड अपडेटिंग प्रोजेक्ट प्लान्स अकॉर्डिंगली, कम्युनिकेटिंग चेंजेस टू स्टेक होल्डर्स एंड इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद द प्रोजेक्ट गोल्स। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उस टाइम पर कोई भी मैनेजमेंट के अंदर चेंज करना है आपको, चाहे वो अलाइनमेंट के अंदर ही हो, थोड़ा सा इधर उधर करना हो तब भी, और अगर पूरा का पूरा चेंज करना है या अपडेट कराना है कोई चीज़ तब भी, एंड आपका जो स्कोप है टाइम का, जैसे मैंने बोला था कि स्कोप के अंदर आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आ जाती है। तो अगर हमें प्रोजेक्ट कभी कभी स्टेक होल्डर्स बोल रहे हैं हमें थोड़ा डिले करना है, हमें अभी तक नहीं चाहिए, थोड़ा लेट चाहिए, वैसे तो मोस्टली जल्दी ही मांगते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कौन मैनेज करता है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, क्लोजिंग एंड इवैल्यूएशन, अब जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा लाइफ साइकिल उसका खत्म हो गया, उसको क्लोजिंग करना है, तब भी उसका काम है, क्या काम है, ensuring all project deliverables and completed and meet quality standards। हम देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो हमें प्रोवाइड करनी थी उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट हम वो इंश्योर करेगा कि वो ठीक तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। कंडक्टिंग प्रोजेक्ट पोस्टमार्टम और रिव्यू टू इवेलुएट परफॉर्मेंस, लेसन्स लर्न एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। वो देखेगा हर एक एरिया को कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेगा, उसको रिव्यू करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस में किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग आउट द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग फाइनलाइजिंग द डॉक्यूमेंटेशन, रिलीजिंग रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग प्रोजेक्ट क्लोजर टू द स्टेक होल्डर्स। अब जो लास्ट में हमारा पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो उसका काम होता है टीम के अंदर जो हर एक स्टेज को जानता है। तो हर एक स्टेज को किसने रिव्यू किया है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने, तो वही हमारा क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन भी करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आप उसके अंदर मेंटेनेंस का रखोगे, आप उसकी टाइम टू टाइम अगर उस मैथोलॉजी के अंदर कुछ भी मेथड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए और तो फिर वो भी आपको करके देनी पड़ेगी। एंड जिसको उस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी वही इम्प्रूवमेंट्स को कंटिन्यूसली चेंजेस में ला सकता है। ठीक है, अप्लाइंग लेसन्स लर्न फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव प्रोसेसेस एंड मेथोलॉजीज, अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव सोल्यूशन टू इनहांस प्रोजेक्ट आउटकम्स, encouraging a cultural and continuous learning and professional development within a project team। ठीक है, तो जो भी आपकी टीम है उसके अंदर आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो लर्न करते हो, अपने हर बार अपने एक न्यू प्रोजेक्ट से आप कुछ नया लर्न करते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को आप नेक्स्ट टाइम पे इम्प्लीमेंट करोगे कि हमने लास्ट टाइम ये सीखा था और इस बार हमारी जो आउटकम है वो इससे अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूसली आपकी इंप्रूवमेंट रहनी चाहिए हर प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से आप सेम चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो, नहीं, आपको हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट करते रहना है। और ये सारी चीज़ें भी कौन हमें गाइड करता है, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर गाइड करता है इन द टीम। ठीक है,
सो ये मेरे क्वेश्चन हो गया, बाय इफेक्टिव मैनेजिंग दीज की कंपोनेंट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इंश्योर स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन एंड ड्राइव सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आउटकम। जो भी मेरा प्रोजेक्ट था उसकी एक सक्सेसफुल आउटकम आए, ये मेरा इंश्योर करता है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। उसकी जो स्टेक होल्डर है जो हमारे पास काम लेकर आया, उसकी सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए वो सारा का सारा काम कंप्लीट कराता है, एंड हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी हमारी ऑप्टिमाइज रहती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो की पॉइंट्स हैं वो किसके हैं, हमारे सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एक तरीके से ये सारा का सारा आप रोल भी लिख सकते हो, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। रोल में क्या आएगा, यही सारे पॉइंट आएंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, टीम मैनेजमेंट करते हैं, स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। और आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के, और अलग से आपको क्वेश्चन मेंशन है तब भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाऊं सिंपल, उसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स तो कवर करा ही दूंगी, बट आपको सिर्फ बताना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं PYQ सॉल्व कराऊँ तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक बार रीड करिए इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई पर्सनली फील कि जो सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स है उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था लिखने का, तो मेरे हिसाब से नीचे वाला जो क्वेश्चन है रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी मैंने इसके 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको एक्सटेंड करके फर्दर लिख सकते हो, ठीक है। Software economics is in software product management (SPM) is about understanding the cost and benefits of developing, maintaining and selling software products. It involves making smart decisions to maximize profit while delivering value to customers. अब आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको जब भी सेल करोगे तब उसमें आपकी हमेशा जो अप्रोच है, आपका जो माइंडसेट है वो क्या रहेगा कि उसकी मेंटेनेबिलिटी रहे, जिस तरह का वो है वो हमेशा अप टू डेट रहे आपका प्रोडक्ट, और वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें, है ना। तो और आप हमेशा क्या लेते हैं, स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, आप वो डिसीजन लेते हैं जिससे आपकी जो बिजनेस है उसके अंदर आप ग्रो करें, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड हमें चीज़ों के बारे में बात करनी है और हमेशा हम बेनिफिट की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, हमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन। अब इसके अंदर पर्टिकुलरली ये मेंशन है कि स्मॉलर प्रोडक्ट्स जनरली रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट है जो छोटा है साइज में, तो उसके लिए मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए वो कम चाहिए, ठीक है। फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ हम उसको डेवलप कर सकते हैं, एंड उसकी जो मेंटेनेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इजी रहेगी। अगर छोटा प्रोडक्ट है उसको मेंटेन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, राइट, और कम टाइम में होगा। और अगर हमें उसे दूसरों तक सेल करना है तो वो भी इजीली हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये आपकी जो है कॉस्ट सेव करता है। अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर या बड़ा प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। वेयर एज आप छोटे छोटे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल कर देते हो मार्केट में, तो आपकी जो कॉस्ट है और टाइम है वो कम लग रहा है, बट आपकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है आपकी, एंड इंक्रीज मार्केट रीच। तो आपको पता है कि मार्केट की रीच कैसे बढ़ेगी, जब हम कस्टमर्स को बताते हैं कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब नंबर ऑफ पीपल यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस, आपकी जो प्रोडक्ट है उसको नंबर ऑफ पीपल जब यूज़ करेंगे, इसीलिए तो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है। टीवी में, फोन्स में, आपके न्यूज़पेपर्स में, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है, ठीक है। इनफैक्ट आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में बहुत सारे स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, तो आपको बताते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, आप यहाँ पर आए विजिट करें, ठीक है। हमारी ये इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पर आए विजिट करें, हम आपको इतना % ऑफ देंगे। तो वो क्या कर रही है, आपकी रीच को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स हैं तो वो बहुत सारे ऑफर्स लगा रहे हैं कि हम आपको इतने में ऑनलाइन ट्यूशन दे देंगे, ये सब है। तो ये सब क्या है, आपकी ऑनलाइन रीच है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में रीच बढ़ाना, लोगों तक अपनी एडवर्टाइजमेंट को पहुँचाना, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना, इट्स कॉल्ड रीच, ठीक है। तो इंक्रीज मार्केट रीच,
कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब इतने ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हैं, ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन स्टडी की भी बात कर रही हूँ तो इतने सारे लोग आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और मैं भी वही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, बट मैं आपको इस तरीके से आप सेटिस्फाई कर रही हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट दे रही हूँ, तो आपको मेरे यहाँ से पढ़ना चाहिए और आप सेटिस्फाई होकर जा रहे हो। तभी आप सेटिस्फाई होकर जाओगे, तभी तो नेक्स्ट टाइम आप आकर मेरे कंटेंट को दोबारा व्यू करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी, हर जगह पे शॉप पे जाओगे, आप ग्रॉसरी शॉप पे जाओगे तो आपको 4 ग्रॉसरी शॉप एक ही लाइन में मिल जाएंगी, बट आप किसके पास जाओगे? जो आपसे अच्छे से बात करेगा, यहाँ पर जिसका रेट कम होगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसके यहाँ पे सफाई होगी, ठीक है। तो आप हर चीज़ में आप देखोगे कि किसकी एडवांटेज ज़्यादा है, तो कॉम्पिटेटिव के ऊपर आप दिखा रहे हो कि मैं ज़्यादा उनमें अच्छा हूँ, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। मोर एफिशिएंट प्रोडक्ट कैन गिव यू एज ओवर कॉम्पिटिटर्स हु मे हैव अ लार्जर और मोर ब्लॉटेड ओवरसीइंग। आप इसको अपनी वर्डिंग में बना के लिख सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब जो भी आपका कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना इट्स अ बेसिक नीड, वो तो होनी चाहिए। अब जिसने आपका सॉफ्टवेयर खरीदा है, जिसने भी आपका जो प्रोजेक्ट आपने बना के दिया है उसको यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर आपका फास्टर होना चाहिए, डाउनलोड इंस्टॉलेशन फास्ट होना चाहिए, इजीली अपडेट हो जाना चाहिए वो, और जो भी उसके की फीचर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए सबसे ज़्यादा तो, और जो नेटवर्क वगैरह है उसका वो अच्छा होना चाहिए, कहीं पर भी वो कनेक्ट हो जाए इजीली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए ताकि हमारा जो यूज़र है वो सेटिस्फाई हो जाए एंड नेक्स्ट टाइम पर भी वो आपको विजिट करें, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, हमें टाइम पे हमारा काम करके देते हैं, तो वो आप उससे सेटिस्फाई होते हैं, और नेक्स्ट टाइम पे भी आप उसको जाकर मौका देते हैं, ठीक है, काम कराते हैं उससे। तो वही सिंपल चीज़ें हैं, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं कि मुझे ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स ऐड करे हैं एंड ये इनफ है, आप इसको और एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगा, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट साइज, कि इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज को आप रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ है, जैसे पीपीटी है, मैं इसको 100 पेजेस की भी बना सकती थी, बट मैंने इसको क्या किया, जस्ट 10 पेजेस के अंदर सारी जितनी भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको ऐड किया। तो मैंने क्या किया, इसको कंसाइज कर दिया, इसको कंपैक्ट कर दिया। तो मैंने भी इसका जो साइज है मेरे प्रोडक्ट का, मेरा प्रोडक्ट क्या है, पीपीटी है, उसका प्रोडक्ट साइज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप लोग, तो 10 पेजेस में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी कवर है, तो आप उससे पढ़कर एकदम माइंड फ्री हो जाओगे, ठीक है। लेकिन वो जो 100 पेजेस है वो तो आपको टेंशन लेके रखेगा, ओ 100 पेजेस पढ़ने अभी तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो वही सेम चीज़ है इसके अंदर। ऑप्टिमाइज कोड, तो जो भी आपने कोड लिखा है, कोडिंग लिखी है, वो आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, रिडेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आपका एक ही जो फंक्शन है वो 4 बार आ रहा है, ठीक है, या फिर एक ही कोड है जो आपने बार बार लिखा हुआ है, तो आप उसका फंक्शन बना सकते थे। तो आपकी जो आपकी डुप्लीकेसी है वो नहीं होनी चाहिए। एंड रिड्यूस द यूज ऑफ मेमोरी को आप ऐसे ना यूज़ करें, अगर आप जैसे सम का फंक्शन भी लेते हैं, सिंपल a+b करके अगर आपको प्रिंट कराना है तो सम प्रिंट हो सकता है, बट a+b को आपने c में स्टोर कराना है फिर c को प्रिंट करें, तो वहाँ पे एक वेरिएबल आपका मेमोरी वेस्ट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो। तो इस तरीके का कोड तो बहुत बड़ा होगा ना, जब आप एप्लीकेशन के लिए लिखेंगे, तो वहाँ पर भी आप मेमोरी का ध्यान रखेंगे एंड ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मॉड्यूलर डिज़ाइन, जब आप मॉड्यूल को डिज़ाइन करेंगे कैसा होना चाहिए वो, अडॉप्ट अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर दैट अलाउज यूजर्स टू इंस्टॉल ओनली द कंपोनेंट दे नीड, रिड्यूसिंग द ओवरऑल फुटप्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मुझे इस पीपीटी को बनाना है एंड मुझे लगता है कि मुझे इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट डालना है, तो मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर से कंटेंट वगैरह लेकर लिख के रख लूँ एंड देन मैं फिर पीपीटी बनाऊँ, तो मुझे जितना कंटेंट रेलिवेंट था मुझे उतना साथ साथ देना चाहिए था। या अगर मैं कोई वेबसाइट बना रही हूँ तो उसके अंदर मेरी जो फोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, ऑडियोज़ थी, मैंने सारे के सारे डाउनलोड्स करके रख ली, जिसमें सिर्फ मैंने 2 या 3 ही यूज़ करी, बाकी सब मेरी मेमोरी वेस्ट कर रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, हमें मॉड्यूलर डिज़ाइन बनाना है, अपने आर्किटेक्चर के थ्रू जितना भी मुझे चाहिए, उतना जितना मुझे नीडेड है उतने ही कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना है, ठीक है। फाइल कंप्रेशन, अब क्या होता है जब हम लोग फाइल्स वगैरह सेंड करते हैं, तो फाइल्स होती हैं बहुत ज़्यादा MBs की होती हैं, तो वो कई बार सेंड भी नहीं होती, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, बट उसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पर आप मेंशन करोगे कि हम उसको स्मॉल या कॉम्पैक्ट करके तो देंगे, लेकिन वो हमारा क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ द मीडिया फाइल्स, डेटाबेस एंड अदर लार्ज एसेट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी से, तो आपको फाइल को कंप्रेस करके देना है,
देन आता है लेजी लोडिंग, इम्प्लीमेंट लेजी लोडिंग टेक्निक्स टू लोड रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे आर नीडेड, रिड्यूसिंग इनिशियल लोड्स टाइम टू मेमोरी यूसेज। ये वाला पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट जैसा ही है, मेमोरी डिज़ाइन की तरह, मॉड्यूलर डिज़ाइन की तरह। लेजी लोडिंग मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, 2 सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप पहले एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, अगर आपको वो सॉफ्टवेयर दूसरे वाला फिर नीड है उसकी तब डाउनलोड करो। ऐसा नहीं कि आपने सारे एक साथ डाउनलोड करके रख दिए, ठीक है। तो लेजी लोडिंग के अंदर आएगा, लेजी तरीके से लोड करना है आपने, ठीक है। फिर आता है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज आपने यूज़ करी होगी, जैसे आपका गूगल ड्राइव वगैरह हो गया। स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा और फीचर्स ओवर द इंटरनेट पे आप अपने डेटा को एक्सेस करें या स्टोर करें, रेदर देन कीपिंग देम ऑन योर ओन डिवाइस। अपने लैपटॉप में रखने के बजाय, अपने डिवाइस के अंदर रखने के बजाय आप उसको इंटरनेट पे पेस्ट करें। इट लेट्स यू यूज थिंग्स व्हेन यू नीड देम विदाउट टेकिंग अ स्पेस ऑन योर कंप्यूटर और फोन। वो आपके कंप्यूटर में या फिर आपके पीसी में स्पेस नहीं लेगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे है। तो आपको क्लाउड बेस्ड के थ्रू आप वहाँ पर चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Next one is your streamline updates. Develop a streamline updates mechanism that only downloads and install necessary changes rather than to entire the product। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल भी दी है इसकी, क्योंकि हम उन चीज़ों को डाउनलोड करें, उन चीज़ों को इंस्टॉल करें जिसमें हमें चेंजेस चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी कभी हमारे फ़ोन में फॉर एग्जांपल अपडेट आता है, तो वो व्हाट्सएप का अपडेट आया तो हमने व्हाट्सएप अपडेट कर दिया। यूजुअली फ़ोन का जो अपडेट होता है पूरा का पूरा अपडेट हम जल्दी नहीं आता, बट एक ऐप का अपडेट है वो जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो यहीं पर वो भी एक एग्जांपल है, और ये भी है ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। योर कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम माइट ऑफर स्ट्रीमलाइन्ड अपडेट्स वेयर ओनली द एसेंशियल फाइल्स आर अपडेटेड रेदर देन द री इंस्टॉलिंग द एंटायर ओएस। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका री इंस्टॉल हो, ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस, बट आपकी जो फाइल्स हैं जिनकी ज़रूरत है आपकी अपडेट होने की, वो सिर्फ मांगती हैं, वो आपको बार बार मैसेज प्रिंट करती हैं कि हमें अपडेट करो, ठीक है। तो हमें अपडेट करो, तो वो अपडेट हो जाएंगी। तो वो क्या है, मेरे स्ट्रीमलाइन अपडेट्स, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें नीडेड हैं अपडेट करने के लिए, आप सिर्फ उनको अपडेट करोगे, ठीक है। डेटा मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज द डेटा amount of data stored locally by utilizing cloud storage, caching the data, compromising technique। जो हम पीछे 3-4 चीज़ें डिस्कस करके आए वो सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर। चाहो तो छोड़ भी सकते हो, चाहे पिछले वाला छोड़ देना, ये वाला लिख देना। इसमें सारा ही आ गया कि डेटा को मिनिमाइज करना, चाहे आप क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से करो, चाहे कैशिंग की हेल्प से करो, चाहे डेटा को कॉम्प्रेस करके कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है फीडबैक लूप। Establish a feedback loop with users to identify priorities, features they are essential, allowing you to focus on what truly adds value to your product, ठीक है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, टाइम टू टाइम आपका जो ऑनलाइन एप्स भी है लाइक मिंत्रा, मीशो, और कौन सा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब आपको फीडबैक फॉर्म्स भेजते हैं कि हमारी सर्विस कैसी लगी आपको, हमारी डिलीवरी कैसी लगी आपको, हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा आपको, क्वालिटी कैसी है, आप उसकी रेटिंग देते हो। तो वो सब क्या है, हम उसमें फीडबैक दे रहे हैं। तो वही सेम चीज़ है, आपको फीडबैक देनी है, उससे प्रायोरिटी का पता लगता है और कितने लोग आपको लाइक करते हैं आपके प्रोडक्ट को, उसका पता लगता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया एंड देन फिर आपने छोड़ दिया कि कंपनी में आपकी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है और वो मार्केट में जा रहा है, बट आपको कॉन्टिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि जितनी पहले उसकी क्वालिटी थी अच्छी 10 साल पहले, क्या उतनी अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। कॉन्टिन्यूसली आप उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। मॉनिटर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड साइज मेट्रिक्स रेगुलरली टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इंश्योर दैट द साइज ऑफ रिडक्शन एफर्ट्स आर इफेक्टिव। जो भी आपने, जैसे मैगी का पैकेट था, मेरे को इसकी अच्छी एग्जाम्पल याद आई, पहले वो 10 रुपये में कितनी सारी मैगी आती थी, ठीक है, पर उसकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग की गई कि हम लोग मैगी का पैकेज जो प्राइस है वो तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, तो फिर बच्चे खरीदेंगे नहीं मैगी को, तो हम क्या करते हैं उसमें से जो मैगी है वो कम कर देते हैं। तो अब इतनी सी मैगी आती है ना, तो वो क्या है, उसकी मॉनिटरिंग की गई कि हम क्या करते हैं, एफर्ट्स इफेक्टिव हैं या नहीं। तो उनके एफर्ट बिल्कुल इफेक्टिव थे, हमें पता ही नहीं लगता कि हम इतनी सी मैगी लेके आ रहे हैं 10 रुपये में, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन रहनी चाहिए आपकी। कीप डॉक्यूमेंटेशन कंसाइज एंड अप टू डेट, एलिमिनेटेड रिडंडेंट और obsolete information to reduce the overall size of the product package। तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बिल्कुल कंसाइज करेंगे, उसको अप टू डेट करेंगे। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट अपडेट होना चाहिए, जैसे चिप्स का पैकेट है, आप देखेंगे उसको कुछ टाइम तक वो सिंपल आता है, देन उसके बाद आता है 20% ऑफ, कुछ टाइम बाद आता है
ऑफर ऐसे, जैसे कोका कोला की बॉटल होती है उसमें कभी कभी आता है कि ग्लास फ्री होगा इसके साथ, फिर कभी कभी आता है कि आपके साथ बकेट फ्री होगी। तो वो सब क्या है, अब मार्केट में उसकी रीच कम हो रही है तो उसके साथ आपने ऑफर देने स्टार्ट कर दिए। तो ये क्या है, आपकी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग चल रही है और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चल रही है कि इतने टाइम तक हम लोगों ने इतना ऑफर चलाया, अब ये ऑफर खत्म क्योंकि अब रीच बढ़ गई है उसकी, फिर ऑफर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे सर्दी में मोस्टली होता है, विंटर सीजन में ऑफर्स वगैरह आने लगते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी कम कर देते हैं। ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रैटेजीज यू कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द साइज ऑफ योर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, लीडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स सच एज कॉस्ट सेविंग्स, इंक्रीज मार्केट रीच एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वही सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट साइज को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस किया इन साइज स्ट्रैटेजीज की हेल्प से। तो हमने क्या किया, अपने जो कॉस्ट को है वो सेव कर लिया और मार्केट में उसकी रीच बढ़ गई एंड कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इसमें से आप 1 या 2 पॉइंट कट कर सकते हो, बट ये अगर आपसे ओवरऑल फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा है 13 मार्क्स में तो आपको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करना है। मैंने बहुत सारी आपको एग्जांपल भी बताई हैं, साथ साथ उन एग्जांपल्स को भी आप अपनी वर्डिंग में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। एक बार आप इसे रीड करिए। ओके, तो ऑटोमेशन क्या होती है? सबसे पहले तो ऑटोमेटिक चीज़ें हमें बहुत पसंद होती है ना। तो ऑटोमेशन इज अ सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स यूजिंग टूल्स, स्क्रिप्ट्स एंड प्रोसेसेस टू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट टास्क। वो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली हमारे जो टास्क है उनको एग्जीक्यूट कर देती हैं, चाहे वो हमारे टूल्स की हेल्प से हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट की हेल्प से हैं, चाहे हमारे प्रोसेस की हेल्प से हैं, जो ऑटोमेटिकली चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, दैट वुड अदरवाइज भी परफॉर्म मैनुअली, और अगर हम उनको ऑटोमेटिकली नहीं कर पा रहे तो हम उनको मैनुअली करेंगे। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड टास्क लाइक कोड कंप्लीशन और टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस अमंग अदर्स। जो टेस्टिंग है हमारे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हमें करके देते हैं, जैसे हमें कोई एरर या बग वगैरह निकलवाना है तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हो सके, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे हमारे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जिससे हमें टेस्टिंग करानी है, तो हम मैनुअली किसी पर्सन को बुलाएंगे जो टेस्टिंग करना जानता हो, वो टेस्ट करेगा हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारी एप्लीकेशन को, हमारी वेबसाइट को, है ना। उसके बाद अब आपको मैंने बोला था कि क्वेश्चन इंजीनियरिंग के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप इसको इंजीनियरिंग के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके की इंजीनियरिंग आती है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग। जो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल बेसिक है, इज द ट्रेडिशनल अप्रोच वेयर यू स्टार्ट द रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन एंड देन प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट कोड and test the software. It's the standard process of moving from high level abstraction to low level details. ठीक है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग बिल्कुल सिंपल है, जितने आज तक हम लोग मॉडल्स पढ़ के आए हैं उसमें सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं यूजर की, उसके बाद डिजाइन करते हैं, उसके बाद उसको कोड करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एंड देन उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। एंड वो सारी की सारी जितनी भी हाई लेवल हमारी डिटेल्स होती हैं, जितनी भी हमारी लो लेवल डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट होती है। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना और हर स्टेप के बाद हम आगे आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज रिवर्स इंजीनियरिंग is the process of analyzing a software system to extract design information from it. ठीक है, it involves understanding and documenting the system's architecture, component and interaction without having explicit documentation. ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ आर्किटेक्चर पड़ा है या कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन वाला रिव्यू है, तो उसको देखकर आप अपने सिस्टम को बना रहे हो या फिर सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हो, इट्स योर रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी है, हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स बाय लुकिंग एट दिस कोड। इसका कोड लिखा हुआ है और आप उसको समझ रहे हो कि ये जो कोड है वो किस प्रोग्राम का है या फिर ये क्या काम करने वाला है। ठीक है, इवन इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन मैनुअली, वो कोड लिखा हुआ है, कोई मैनुअली इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि ये हमने कोड बनाया है, अपनी डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का जिसके अंदर हम डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें, ऐसा कुछ नहीं लिखा मैनुअली, बट सिंपली कोड लिखा है और उसके कोड को आप पढ़कर समझ रहे हैं कि किस चीज़ का प्रोग्राम है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आर्किटेक्चर है आपका, उसको देखकर आप समझ रहे हैं कि इससे मैं ये आगे फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, इससे ये चीज़ बन सकती है, इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकती है। इस तरीके से चीज़ों को हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, एनालाइज करके आप एक्सट्रैक्ट डिजाइन से, इंफॉर्मेशन से कुछ नया आइडिया क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग दोनों का कंबाइंड वर्जन है। ठीक है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग भी होगी। कुछ कंपोनेंट आपके पास पड़े हैं, देन आप उसको डिजाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोड कर रहे हैं, तो आपके अंदर दोनों कंबाइन हो गए। ऑलरेडी कुछ था, उससे आपने कुछ सोचा एंड देन उसको फॉरवर्ड लेते गए। ठीक है,
इसके अंदर भी लिखा हुआ है आपका मॉडल बेस्ड ऑन चेंजेस मेड टू द कोड एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों तरीके से हो सकता है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन द कोड बेस एंड द डिजाइन, कंसिस्टेंसी को बना के रखता है आपके कोड बेस के अंदर, आपके डिजाइन के अंदर, ठीक है। ये तीनों अलग से भी मेंशन करने के लिए आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट वन इज योर ऑटोमेशन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं तो हम आधा वर्ड टाइप करते हैं अभी, तो वो हमें सजेस्ट करने लगता है कि आप ये वर्ड तो नहीं लिखना चाहते, है ना, टाइपिंग के अंदर, तो वो क्या है, मेरी ऑटोमेशन है, ठीक है। वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, मेरा टाइम सेव हो गया, है ना, तो मैनुअल एफर्ट्स बच गए, है ना, स्पीड इंक्रीज होगी, मुझे पूरा टाइप करना पड़ता है, उसने मुझे फटाफट सजेस्ट कर दिया। एंड मिनिमाइजिंग एरर्स, हमारे स्पेलिंग एरर्स भी हो सकते थे बट उसने मिनिमाइज कर दिया हमारे एरर्स को, ठीक है। ये मैंने वन ऑफ द एग्जाम्पल दी है, आप कोई और एग्जाम्पल भी सोच सकते हो। अगर कोई एग्जांपल याद आए कि आपने ये एग्जांपल दिया है, उसकी जगह पे आप ये एग्जांपल दे सकते थे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। एडवाइस दिया करो यार। कंसिस्टेंसी, सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस इंश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म कंसिस्टेंटली फॉलोइंग प्री डिफाइंड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब जो आपकी ऑटोमेशन है वो एक बार आपने उसका कोड लिख दिया तो वो कंसिस्टेंटली उसी प्री डिफाइंड रूल्स वगैरह पर चलता रहेगा, ठीक है। फास्टर टाइम टू मार्केट, द ऑटोमेशन स्पीड्स अप टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड रिलीजिंग सॉफ्टवेयर, दिस अलाउज न्यू फीचर्स एंड अपडेट्स टू बी डिलीवर्ड टू यूजर्स मोर क्विकली, मतलब जितने भी अपडेट्स आएंगे, जितने भी उसके अंदर चेंजेस आएंगे, एंड फिर वो ऑटोमेशन के थ्रू फास्टली मार्केट के अंदर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी कोड लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर जाए और वो क्विकली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग है, इसके अंदर आपकी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, एंड मिनिमाइजिंग एरर्स है। अगर ह्यूमन से काम कराओगे ना आप, तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर तो छूट जाएगा, ठीक है। मोस्टली सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी काम करते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं और इफेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो उसकी आपकी कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। रिसोर्सेज कम लगेंगे आपके, एक जो टेस्टिंग के लिए आप 4 लोगों को बुलाने वाले हो, एक सॉफ्टवेयर वो अकेला काम कर सकता है, ठीक है। पोटेंशियल रीवर्क, अब वो एक काम आप बार बार करा सकते हो। इनहैंस क्वालिटी, automated testing and continuous integration help identifying defects early in the development process, leading to a higher quality software। अब ये क्वालिटी को भी इन्हांस करता है हमारी जो चीज़ें, जैसे मैं अगर आपको सामने बैठ के पढ़ाऊँ तो मे बी मैं कितनी बार एक चीज़ को बता सकती हूँ, एक बार मैं बहुत अच्छी क्वालिटी से आपको पढ़ाऊंगी, दूसरी बार सेम क्वालिटी से पढ़ा सकती हूँ, तीसरी बार, फोर्थ टाइम पे मैं थोड़ी सी लो हो जाऊंगी, तो मेरी क्वालिटी क्या है, थोड़ी थोड़ी लो होती जाएगी, ठीक है। बट अगर आप सेम वीडियो को 10 बार सुने, 1000 बार सुने, लूप पे लगा के सुने, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है तो आप सुन सकते हैं लूप पे लगा के, तो अगर आप लूप पे लगा के सुन रहे हैं वीडियो को, तो आप जितनी बार भी सुनेंगे तो सेम क्वालिटी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्वालिटी को इन्हांस करती है। नेक्स्ट वन इज योर चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमने बेनिफिट्स पढ़ा और यहाँ पर हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो चैलेंजेस के अंदर क्या आएंगे, इनिशियल सेटअप कॉस्ट। अब ये तो नहीं है कि मार्केट में आ तो गया, बट स्टार्टिंग में तो कुछ सेटअप करने के अंदर, उसको इनिशियल सेटअप करने के अंदर उसकी कॉस्ट भी लगी होगी, है ना। उसमें टाइम कितना लगा होगा, कितना कोड लिखना पड़ा होगा, क्या ट्रेनिंग देनी पड़ी होगी, ठीक है, उसका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट लगी है, वो इनिशियल सेटअप की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑटोमेशन कैन इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली व्हेन इंटीग्रेटिंग मल्टीपल टूल्स, मैनेजिंग इंटीग्रेट वर्कफ्लोज। अब इतने ऑटोमेशन के लिए इतना सारा कोड लिखा हुआ है, तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर बीच में इंट्रैक्शन वगैरह होती होगी, एंड देन वो टूल्स जो है उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मेंटेनेंस ओवरहेड, अब उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना। अगर आप देखोगे जो व्हाट्सएप है वो आपको टाइम टू टाइम न्यू फीचर्स देता है, ठीक है। पहले हमारे लिए इतनी सजेशंस नहीं आती थी, अब वो पूरे हमारे वर्ड्स के भी एरर वगैरह फाइंड कर देता है, ठीक है। तो वो जो है मेंटेनेंस है वो ओवरहेड बढ़ जाता है आपका, जब आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हो या उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्किल गैप। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ऑटोमेशन है उसके अंदर न्यू स्किल्स आए, ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से आप कोड लिखाया जाए, किसी भी आपकी कोडिंग है वो पहले पुरानी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, और अब आप चाहते हो कि वो जो कोडिंग है आपकी वो जावा में या किसी और न्यू लैंग्वेज में लिखी जाए, तो वो जो न्यू लैंग्वेज है वो आपका जो न्यू जनरेशन वाले यूथ है या फिर जो न्यू ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। तो आपको अपना जो स्किल गैप है वो चेंज करना पड़ेगा। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं आती वो लैंग्वेज, या तो आपको उनको सिखानी पड़ेगी, या उनको कहना पड़ेगा कि आप स्किल के अंदर अच्छे हो जाओ, तो या फिर आपको अपना जो स्टाफ है वो चेंज करना पड़ेगा। तो जो स्किल गैप है वो आ जाता है इसके अंदर, तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑटोमेशन ऑफन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज विच मे नॉट
रीडली अवेलेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्किल्स आए जो आपको अब ज़रूरत है जिनकी, तो आपको न्यू स्टाफ अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओवर रिलायंस, अब डिपेंडिंग टू मच ऑन ऑटोमेशन दिस कैन मेक पीपल लेस अटेंटिव एंड माइट कॉज देम टू मिस इम्पॉर्टेंट problems because they are relying too heavily on automated processes instead of careful ह्यूमन चेकिंग, ठीक है। तो इसके अंदर अब लोगों ने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं किस पर, ऑटोमेशन के ऊपर या फिर ऑटोमेटेड टूल्स के ऊपर, और उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया है प्रॉब्लम्स के ऊपर, वो ऑटोमेटेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। तो इसकी एक अच्छी एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि जिस तरीके से अब ये वीडियो है आपने सुनी एंड इसको एयरफोन लगा के सुना, ना आपने कुछ मतलब अपने नोटबुक में नोट किया, ना आपने इसको पीपीटी को जाके रिवाइज किया, जस्ट आपने वीडियो सुनी और आप एग्जाम देने चले गए। तो ये भी क्या है, एक ऑटोमेटेड टूल है कि आपने सुना और चले गए, आपने कुछ पेपर पेन का यूज़ नहीं किया। तो ये क्या है, आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो आपने भी इस तरह नहीं करना, ये भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। जब तक आप लिखोगे नहीं या फिर इसको वंसली ट्वाइसली इसको रिवाइज नहीं करोगे पीडीएफ से, तब तक आपको अच्छे से नहीं आएगा और आप जाकर स्टक हो जाओगे एग्जाम में जब आप इस पॉइंट्स को लिख रहे होगे, ठीक है। तो एक या दो पॉइंट तो याद रहेंगे, बाकी पॉइंट्स भूल जाओगे। तो आपको रिवाइज जरूर करना है, चाहे एक बार करो, दो बार करो, पीपीटी सी जरूर पढ़ो, ठीक है। तो ये भी एक ऑटोमेटेड, बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहते, वरना चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको भी, ठीक है। तो इसकी समरी के अंदर हम पढ़ लेते हैं क्या है। In summary, automation in a software environment offers numerous benefits in terms of efficiency, consistency and quality, but also some with challenges related to complexity, maintenance and skills requirement. Balancing automation with human oversight and intervention is crucial for maximizing its benefit while mitigating potential risk. तो automation के अंदर आपको ऑफर करती है फ्लेक्सिबिलिटी भी, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी और क्वालिटी भी, बट इसके अंदर आपको थोड़े से क्रूशियल चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए और रिस्क भी आ सकता है इसके अंदर। तो आप इसको एक बार फिर से देखेंगे। ऑटोमेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा ये लेंथी है, मैंने फिर भी कंसाइज करके लिखा है, इतना भी अगर आपने लिख दिया एग्जाम में इनफ है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो प्रिंसिपल्स क्या है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, आर फंडामेंटल गाइडलाइंस। तो ये हमारे क्या है, फंडामेंटल गाइडलाइंस है, किस तरीके से हमें हमारा जो डेवलपर्स हैं वो किस तरीके से हाई लेवल के अंदर हमारी जो भी हमारी स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करेंगे, किस तरीके से उसको मेंटेन करेंगे, किस तरीके से उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें बताता है, ठीक है। अब अगर आप टेस्टिंग के अंदर पहुंच चुके हो, आपकी कोडिंग लिखी जा चुकी है, अब आपसे बोल रहे हैं कि हमें कोडिंग इस लैंग्वेज में नहीं दूसरी लैंग्वेज में चाहिए, आपके स्टेक होल्डर, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है? आपका तो पूरा का पूरा कॉस्ट लग चुका है, आपने तो पे कर दिया है कोडर को कि आपने तो लिखवा दी है कोडिंग, तो वो बिल्कुल आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। या फिर वो बोल रहे हैं हमें डिज़ाइन ही पसंद नहीं आया, ठीक है, और आपने डिज़ाइन भी करा लिया, कोडिंग भी करा लिया, टेस्टिंग चल रही है, तो इस टाइम पर वो फिजिबल नहीं है उस चीज़ को चेंज करना। तो ये सारे सारे प्रिंसिपल्स हैं कि किस टाइम पर आपको क्या काम कराना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगी कैसे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स लेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स, आपको पता होना चाहिए यूजर की क्या नीड्स है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स द यूजर रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर एड्रेसेस देयर नीड्स इफेक्टिवली, उनकी नीड्स को इफेक्टिवली आपको एड्रेस करना है। स्कोप डेफिनेशन, वही सारी चीज़ें हैं कि आपको टाइम पता होना चाहिए, स्कोप के अंदर टाइम और आपका बजट और आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आ जाएगी दोनों। आउटलाइनिंग व्हाट फीचर्स विल बी इंक्लूडेड एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है क्या वो रियलिटी में एक्सपेक्टेड है, मतलब बन भी सकता है या नहीं बन सकता, ये भी आप देखोगे, क्या उसका स्कोप भी है या नहीं है, ठीक है। प्लानिंग एंड डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, क्रिएट अ वेल डिफाइंड आर्किटेक्चर दैट आउटलाइंस द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे आप, ठीक है। उसका एक जो आर्किटेक्चर है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी प्लानिंग करोगे आप, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कितने टाइम में बन जाएगा, कितने एम्प्लॉयज़ उसके लगेंगे, क्या रिसोर्स किसको, आपके पास उतने एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके लिए इतने टाइम में काम करके देंगे या नहीं करके देंगे, ठीक है। किस पर्सन को आप क्या रिसोर्स एलोकेट करेंगे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, सारी चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आएंगी, ठीक है। कोडिंग स्टैंडर्ड्स, अब जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंसिस्टेंट कोडिंग, फॉलो कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड द बेस्ट प्रैक्टिस टू इंश्योर कोड रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं है कि आपने डिज़ाइन तो बहुत अच्छा करा दिया, अब कोडर आपके पास है ही नहीं जो उस
प्रॉपर डिज़ाइन को कोडिंग में कन्वर्ट कर सके। तो आपके पास कोडिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो जिसके अंदर आपकी मेंटेनेबिलिटी हो, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट कोड रिव्यू, उस कोड को रिव्यू भी करना चाहिए रेगुलरली, जैसे जैसे कोड लिखा है, क्योंकि कोड बहुत आपका लेंथी होगा जो भी आपने लिखवाया, तो टाइम टू टाइम उसके अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको साथ साथ में हम लोग क्या करें, जो भी कोडर है उसको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें, यूनिट टेस्टिंग करे वो, और वो क्या करे, उसके जो भी इश्यूज हैं उनको करेक्ट करे, उनका सोल्यूशंस निकाले, ठीक है, कोड को रिव्यू करें डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज अ टेस्टिंग। अब जो टेस्टिंग हमने पढ़ी थी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, आई होप कि आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल के अंदर जब हम लोग होते हैं तो हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, तो यूनिट टेस्टिंग होगी। तो हमारे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, उनके बीच में आपस में वो डिपेंडेंट होती है, तो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। एंड लास्ट में जब हमारा पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, हमारा सॉफ्टवेयर है, वो बन जाता है, उसके अंदर हम फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं एट दी एंड, जब हम स्टेक होल्डर को दे रहे होते हैं कि आप चेक करो कि हमने बनाया है, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वर्जन कंट्रोल, जो भी आपका वर्जन है उसको कंट्रोल करना। गिट टू ट्रैक चेंजेस, कोलैबोरेट विद द टीम मेंबर्स एंड मैनेज कोड बेस वर्जन, जो कोड बेस का वर्जन है वो भी मैनेज रहना चाहिए, ठीक है। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, वर्किंग ऑन अ सेपरेट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक चेंजेस और एड न्यू कंटेंट विदाउट अल्टरनेटिंग द ओरिजिनल। वंस द एडिट्स आर डन एंड रिव्यूड, दे कैन बी कंबाइंड बैक इनटू द मेन डॉक्यूमेंट टू अपडेट इट विद द न्यू चेंजेस। अब चाहते हो आपकी जो पहले की चीजें थी वो तो रही, फॉर एग्जांपल इस पीपीटी के अंदर मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि सारा का सारा कोड रिमूव हो जाए या सारा का सारा डेटा मेरा हट जाए, मैं चाहती हूँ इसी के अंदर मैं एक नीचे एक पॉइंट ऐड कर दूँ। तो ये क्या है मेरा ब्रांचिंग एंड मर्जिंग, मतलब लिखा मैंने कहीं और है, उसको लाकर मैं इसमें मर्ज कर रही हूँ, ठीक है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करोगे, कोड की डॉक्यूमेंटेशन होगी और यूजुअल मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन होगी। राइट क्लियर कमेंट्स ऑन डॉक्यूमेंटेशन टू एक्सप्लेन द पर्पस और फंक्शनैलिटी ऑफ कोड। जो भी आपका कोड है उस, अब हर किसी को कोड पढ़ना तो नहीं आता, बट वहाँ पर आपने कमेंट्स डालकर उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन कर दी कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का हमने कोड लिखा था जो इस स्टेक होल्डर का था, इस टाइप के आपने कमेंट्स डाल के लिखा, तो वो कोड डॉक्यूमेंटेशन होगी। बट यूजर मैनुअल्स के अंदर जो आप प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हो कि वो कोड कैसा था, आपका प्रोजेक्ट कैसा था, तो उसके अंदर आपको यूजर फ्रेंडली मैनुअल्स को बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम गाइड करेंगे किस तरीके से हमने पूरे प्रोजेक्ट को, लाइफ साइकिल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने उस पर काम किया है, ठीक है। तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिस मतलब वो आप इस तरीके से बनाएंगे कि ताकि आपका जो देखने वाला है, जो भी आपका यूज़र है, जो भी आपका स्टेक होल्डर है, या फिर जिसको भी वो मैनुअल पढ़ना है, उसको वो समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। अब यहाँ पर आप लोग स्टार मार्क कर लेना, CI एंड CD आपसे अलग से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड बिल्ड, सबसे पहले आता है इसमें ऑटोमेटेड बिल्ड्स। इसका मतलब क्या है, क्रिएटिंग अ सिस्टम वेयर द सॉफ्टवेयर इज कंपाइल्ड एंड पैक्ड ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। हमने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके अंदर मैनुअल की कोई इंटरवेंशन नहीं है, मतलब ह्यूमन बींग्स की कोई इंटरवेंशन नहीं है, हमने पूरा पैक करके दे दिया कि भाई ये आपका, जिस तरह हमारे कोई भी लैंग्वेज है, C लैंग्वेज है, तो उसमें हेडर फाइल्स वगैरह आती है, वो हमारे पैकेजेस हैं, तो उसमें हमें हर एक चीज़ मैनुअली बताने की जरूरत नहीं है। उस पैकेट के अंदर, उस हेडर फाइल के अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस वगैरह पड़े हुए जिनको आप यूज़ कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटेड बिल्ड्स हैं आपके लिए, ठीक है। Continuous deployment automated the process of releasing new updates or version on the software, allowing for quick and efficient updates to be deployed to the user। अब यूज़र के लिए हम डिफरेंट अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, वो सारी वाली कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट है कि चीज़ डेवलपमेंट में आ चुकी है, चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं, बट उसके अंदर हम लोग क्या करें, अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ फीडबैक एंड आइटरेशन। फीडबैक क्या होती है, जब हम किसी को बताते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फीडबैक दे रहे हैं। आइटरेटिव डिप्लॉयमेंट होगी, इसमें आइटरेटिव डेवलपमेंट होगी। अडॉप्ट एन आइटरेटिव अप्रोच टू डेवलपमेंट अलाउइंग द फ्रीक्वेंट फीडबैक एंड एडजस्टमेंट। जितनी भी आपकी जो फीडबैक आई है, अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है अजाइल प्रिंसिपल्स। फीडबैक और आइटरेशन, आइटरेशन के अंदर मेरा अजाइल प्रिंसिपल आया, अजाइल मेरा एक मॉडल भी है, आप उससे रिलेट कर सकते हो। इट अलाउज टीम टू अडेप्ट टू चेंजेस क्विकली एंड डिलीवर इम्प्रूवमेंट्स और न्यू फीचर्स स्मॉल। और जो अजाइल मेरा जो मॉडल था वो भी इस चीज़ पे बेस्ड था कि उसके अंदर कंसाइज चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, फटाफट हम लोग क्या करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं एंड उसको मार्केट में ले आते हैं। तो यहाँ पर भी स्मॉल फीचर्स को बिल्ड किया जाएगा जो कि मैनेजेबल होंगे ईजिली, उनको ईजिली हम लोग इंक्रीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपनी इस पीपीटी को छोटा रखा है,
फॉर एग्जाम्पल ये 10 पेजेस की नहीं है, 4 पेजेस की है, तो मैं इसको इजीली इंक्रीमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें इंक्रीमेंट कर पा रही हूँ, प्रोवाइडिंग वैल्यूज टू यूजर मोर फ्रिक्वेंटली, और यूजर के जो भी एक्सपेक्टेशंस है उसको मैं फ्रीक्वेंटली पूरा कर पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर सिक्योरिटी, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, follow secure coding and practices to protect against common vulnerabilities like SQL injections, cross-site scripting, excesses, etc. Regular security audits, conduct regularly security audits and penetration टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। मतलब जो भी आपकी आपने बनाया है यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो भी सॉफ्टवेयर है उस सब की सिक्योरिटी आपकी रहनी चाहिए पूरी तरीके से। अब आप उसके लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करें या फिर आप टाइम टू टाइम उसे अपडेट करें, उसके सिक्योरिटी अलर्ट्स आप जारी करें, तो वो क्या है, आपकी सिक्योरिटी फीचर्स आपके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर मेंटेनेबिलिटी एंड इट इज़ योर लास्ट टॉपिक। मॉड्यूलर डिज़ाइन होना चाहिए आपका। डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर इन अ मॉड्यूलर फैशन टू फैसिलिटेट ईजियर मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। हम इजीली उसको अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं उसको हम एक्सपैंड कर पाएँ, ठीक है, उसको इजीली हम मेंटेन कर पाएँ। एंड रीफैक्टरिंग, रेगुलरली रीफैक्टर द कोड टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रक्चर, रीडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अगर हम चाहते हैं उसकी जो रीडेबिलिटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको रीफैक्टर करेंगे, ठीक है। द कोड इम्प्रूव इट्स स्ट्रक्चर, और हम उसके स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं कोड वाले, ठीक है। और ये सारे के सारे मेरे प्रिंसिपल्स जो थे वो हमारे हम उनको क्या क्यों यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस के लिए, यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए, और सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो हमारे लिए एक गाइडलाइंस है कि हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है। ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, और आप जब प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लो, आपको कुछ पूछना तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट आपने इसको पूरा पढ़ना है बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। एक बार हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें किस तरीके से मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर व्यू करता है, और रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों सेम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है मेरा सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स एंड उसका जो प्रोडक्ट साइज को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। ऑटोमेशन क्या होती है, इसके अंदर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, एंड देन उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसको भी डिस्कस किया है। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी लिख सकते हो। प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद आप ये सारे लिखो कि उसके प्रिंसिपल्स हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे 10 हैं, तो 10 के 10 आपको आने चाहिए, ठीक है। पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको सारे मेंशन करके आने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप कि आपको टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, और आई होप कि आपको पता लगा होगा कि किसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। बहुत टाइम लगता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और पीपीटी बनाने में और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने में। सो अगर आपको थोड़े से भी मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड शेयर करिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में आपने बताना है। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। एंड पीपीटी आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये मेरी पीपीटी आराम से मिल जाएगी। आप जाकर इससे गो थ्रू होइए, और पिछले वाले टॉपिक्स अगर आप नहीं पढ़े तो उनको भी पढ़िए, एंड प्लीज़ यार शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। सो